हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गुप्तकालीन जो प्रशासन है उसके बारे में समझेंगे। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। गुप्तकालीन शासकों ने अपना एक बहुत बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कुछ इस प्रकार से इसको अरेंज किया गया। सबसे पहले राजा हुआ करते थे जो कि सम्राट था, और गुप्त काल में जो सम्राट है वो शीर्ष पदाधिकारी है। गुप्त के कालीन राजाओं ने बहुत भारी भरकम उपाधियों को ग्रहण किया, जैसे कि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, इस तरह की उपाधियों को इन्होंने धारण किया। ये जो राजा होता था वो जिम्मेदार होता था युद्ध और शांति के समय में राज्य में नीतियों को बनाने में, सुनिश्चित करने में, और अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उससे जो है जनता की सुरक्षा भी इसकी जिम्मेदारी होती थी। गुप्त काल का जो राजा होता था वही सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था। वो न्याय और प्रशासन की देखभाल करता था। धार्मिक रीति रिवाजों और रीतियों के अनुरूप से वो कार्य किया करता था। इसके अलावा शासन जो व्यवस्था थी राजतंत्रात्मक थी, और ज्यादातर जो पद थे वो वंशानुगत थे, मगर ज्येष्ठाधिकार वाले तत्व कम पाए जाते थे। मंत्री परिषद की बात करें और दूसरे जो अधिकारी गण हैं, ये इनका उल्लेख कामंदक और कालिदास दोनों ने ही किया हुआ है। गुप्त काल में मंत्रियों का जो चयन होता था वो राजाओं के जो पुत्र होते थे, राजकुमार, सामंत और अन्य जो उच्च पदाधिकारी होते थे उनके बीच में से ही किया जाता था। इनको नगद वेतन भी दिया जाता था, और इनको जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कुमार मात्य कहा जाता था। कुमार मात्य एक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुमार मात्य एक आईएएस का पद है यहाँ पर, और स्थानीय प्रशासन और केंद्र के बीच की ये कड़ी माना जाता था। बहुत सारे मुगल जो है गुप्तकालीन अधिकारी हैं, उनके इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। महाबल बलाधिकृत जो कि सेनापति है, महादंडनायक जो कि न्यायाधीश है। इसके बाद संविग्रहिक जो है वो युद्ध और शांति का मंत्री है। दंडपाशिक जो है पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है। विनय स्थित स्थापक जो है शिक्षा और धर्म से संबंधित है। इसी प्रकार से अन्य अधिकारी भी पाए जाते हैं। एक अधिकारी एक से ज्यादा पद भी ग्रहण कर सकता था, और फिर बाद में धीरे धीरे जो ये पद था ये वंशानुगत होने लगा, मतलब कि उसका पुत्र जो है उस पद को ग्रहण करेगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था, जो राज्य थे, पूरा राज्य जो है छोटे छोटे भुक्तियों या राष्ट्रों में बटा हुआ था, और इन भुक्तियों का जो उल्लेख है, जैसे कि बंगाल में पुंड्रवर्धन भुक्ति हुआ करता था। भुक्ति को फिर से जिले, जिनको कि विषय या प्रदेश कहा जाता था, उनमें बांटा जाता था, और जिला स्तर पर एक परिषद होती थी, और इस परिषद के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होते थे, जिसमें नगर श्रेष्ठ जो कि पूंजीगत वर्ग का नेता होता था, सार्थवाह जो कि व्यापारियों का नेता है, प्रथम कुलिक जो कि कारीगरों का मुखिया है, और प्रथम कायस्थ जो कि लिपिकों का प्रधान होता था। इन सभी को मिलाकर के एक समिति बनती थी जो कि इसका प्रशासन देखती थी। ग्राम जो होता था वो सबसे छोटी इकाई होती थी, और ग्रामपति जो होता था इसका अधिकारी माना जाता था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था जो है कुल मिलाकर 4 भागों में बांटी गई है। एक तो राजा का न्यायालय, पूर्व, श्रेणी और कुल, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था इसके गुप्त काल में देखने को मिलती है। राजा जो है वो सर्वोच्च न्यायाधीश है। इसके और न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक भी कहा जाता था। न्याय का जो सर्वोच्च अधिकार है वो राजा के पास है। इसके अलावा इस काल में दीवानी और फौजदारी को अच्छी तरह से व्याख्यात किया गया, परिभाषित किया गया। प्रथम विधि निर्माता जो है वो बृहस्पति को माना जाता है। गुप्तचर प्रणाली जो है गुप्त के समय में सीमित ही मात्रा में पाई गई। मृच्छकटिकम में न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकरणिक कहा गया है। सैन्य व्यवस्था जो गुप्त काल की है, वहां पर उसका सेनापति है, सर्वोच्च अधिकारी, महाबल अधिकृत है, और राजा के पास स्थायी सेना होती थी जिसके 4 प्रमुख भाग होते थे। पैदल रथ वाले अश्वरोही और गज सेना होती थी। पुलिस को यहाँ पर भाट और गुप्तचर को दूत कहा जाता था। राजस्व का जो स्रोत होता था
वो षष्ठ मांस व्रत जो कि 1/6 भाग फसल का हुआ करता था वो लिया जाता था। अगर फसल जो कर है वो नगद की फॉर्म में दी जाएगी तो उसे हिरण्य कहा जाएगा, और अगर इसे कृषि के अन्न के रूप में देंगे तो उसे मेय बोला जाता था। मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान कर दी जाती थी उसे अग्रहर कहा जाता था। गुप्त काल में अगर समाज की व्यवस्था देखी जाए तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से जो है 4 वर्णों में विभक्त था, और ये जन्म कर्म के आधार पर ना होकर जो है कर्म के आधार पर ना होकर जो व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हुआ करती थी। फाहियान ने गुप्त वर्ग में जो अस्पृश्य थे उनको अंत्यज या चांडाल कहा, और जो चांडाल होते थे ये मांस बेचने, मछली मारने ये सब काम किया करते थे। हे इंसान जो था उसने शूद्रकों को कृषक के रूप में देखा, और शूद्रों की आर्थिक दशा में थोड़ा सा सुधार होने लगा क्योंकि शूद्र जो थे सैनिकों में भी थोड़े कुछ मात्रा में भर्ती होने लगे थे। एक नई जाति का उदय हुआ जो कि कायस्थ थी। ये याज्ञवल्क्य स्मृति जो है उसके अंदर ये उल्लेखित है। स्त्रियों की स्थिति, अगर स्त्रियों की दशा की बात की जाए तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, और कम समय में विवाह करना, अपने संस्कार बंद करना, सती प्रथा का प्रचलन, पर्दा प्रथा, ये सारी चीजें पाई जाती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा भी पाई जाती थी। इसमें महाकाल मंदिर में देवदासी रखे जाने का उल्लेख मेघदूत में किया गया है। स्त्री शिक्षा की बात की जाए तो अमरकोश में शिक्षिकाओं के लिए शिक्षिकाएं भी हुआ करती थी, शिक्षा का प्रचलन था, और जो शिक्षिकाएं होती थी उनको उपाध्याय या उपाधि या आचार्य कहा जाता था। कामसूत्र और मुद्रा राक्षस में गणिकाओं का और वेश्याओं का भी वर्णन किया गया है। दासों की स्थितियों की बात करें तो मनु में 7 प्रकार के और नारद में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था जो थी वो कृषि पर आधारित थी, और इसमें 3 प्रकार की फसलों का उल्लेख देखने को मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार की फसलों का उल्लेख देखने को मिलता है। जो वाणिज्य और व्यापार है वो सर्वप्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र का उद्योग था। यहाँ पर कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे का काम, इन सभी से संबंधित कार्य किए जाते थे। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो गुप्तकालीन धातु निर्माण कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। इस काल में व्यापार रोम के साथ तो व्यापार का पतन हो चुका था, मगर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार हो रहा था। पश्चिम में भड़ौच बंदरगाह जो है इसमें प्रमुख हुआ करता था। चीन से रेशम, इथोपिया से हाथी के दांत, अरब, ईरान और बैक्ट्रिया से घोड़ों का आयात किया जाता था। मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं जो सबसे ज्यादा थी गुप्त काल में ही जारी हुई मुद्राएं, हालांकि मुद्राएं जो थी वो चांदी की, सोने की और तांबे की चलाई जाती थी, मगर सामान्य लोग जो थे वो कौड़ी जो होती थी उसका इस्तेमाल किया करते थे विनिमय के लिए। धार्मिक स्थिति की बात करें तो गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म को प्रश्रय देते थे, आर्ष धर्म था, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, और राजकीय जो चिन्ह था वो गरुड़ था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म में देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है पंचायतन रचना शैली का मंदिर है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ पर इस मंदिर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया है। गुप्त काल में 6 दर्शन पाए गए, और गुप्त काल में जो कला और साहित्य के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, सबसे ज्यादा स्वर्ण काल इसका कहा गया, और इसमें जो मंदिरों की संरचना थी वो विशेष रूप ले चुकी थी। इसमें विदेशी प्रभाव से मुक्त थी, पत्थरों की जगह ईंटों का भी प्रयोग होने लगा था। स्थापत्य कला की बात करें तो दशावतार का मंदिर और ब्राह्मण गुहा मंदिर जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है उदयगिरी का मंदिर। मूर्ति और चित्रकला की अगर बात की जाए गुप्त काल में तो मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। विष्णु की मानवकार प्रतिमाएं बनती थी, बुद्ध की भी प्रतिमाएं बनाई जाती थी। सारनाथ एवं मथुरा में बौद्ध की प्रतिमा प्रसिद्ध है। इसके अलावा अजंता और बदामी की गुफाओं पे, अजंता की 29 गुफाओं में से 16, 17 और 19 इनका जो निर्माण है वो गुप्त काल में किया गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है।
शिक्षा और साहित्य की बात करें तो गुप्त काल में सबसे अधिक शिक्षा का विकास गणित, ज्योतिष, इन सब क्षेत्र में हुआ। आर्यभट्ट इसी समय के थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपनी ही दूरी पर घूमती है। ये आर्यभट्ट महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट ने घनमूल, वर्गमूल और साइन निकालने का सिद्धांत दिया। वारामिहिर ने जो ज्यामिति का सिद्धांत था उसको और परिशुद्ध किया। ब्रह्मगुप्त ने द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र दिया। सुश्रुत जो थे शल्य चिकित्सा के पितामह कहे जाते थे। नागार्जुन रसायन विज्ञान के ज्ञाता थे और अष्टांग संग्रह नाम का आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना भी की थी। वारामिहिर ने ज्योतिष के लिए पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। और पुराणों का जो वास्तविक रूप है इस समय का, उसकी जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में ही देखने को